गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। गाइस, आज मैं एक बार फिर आपके साथ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा स्पोकन इंग्लिश की क्लास। और स्पोकन इंग्लिश में आज आप पढ़ेंगे डेली यूजेस इंग्लिश फ्रेजेस और सेंटेंसेस। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट। डेली यूज इंग्लिश फ्रेजेस और सेंटेंसेस मीन्स ऐसे फ्रेजेस या फिर सेंटेंसेस जो हमारे डेली के यूज में इंग्लिश में आते हैं। इनफैक्ट पहले भी मैंने आपको बताया, क्योंकि फर्स्ट क्लास जो स्पोकन इंग्लिश की थी उसमें भी हमने आपको फ्रेजेस और सेंटेंसेस कराए थे और आपको ये बताया था कि यदि आप ये फ्रेजेस या फिर ये सेंटेंसेस जो कि हमारे दैनिक जीवन में रोजाना बोले जाने वाले हैं, अगर आप लगभग 250 फ्रेजेस और सेंटेंसेस अगर आप लर्न कर लेते हैं तो ये आपके डेली कम्युनिकेशन के लिए सफिशिएंट मटेरियल होगा। तो इनको आपको अच्छे से लर्न करना है और लर्न करने के बाद इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के लिए आप दो बातों का अच्छी तरीके से ख्याल रखें। सबसे पहली बात ये कि आपको लर्न कर लेने के बाद पहले अकेले में प्रैक्टिस करनी है। अकेले में प्रैक्टिस करनी मतलब इन सेंटेंसेस को आपको अकेले में बड़बड़ाना है। क्योंकि अगर आप ये सोच लेते हैं कि हमको ये सेंटेंस तैयार हो गए, लर्न हो गए, अब हम अंग्रेजी बोल लेंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करते, अनटिल यू प्रैक्टिस यू कांट स्पीक, जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करते आप बोल नहीं सकते। और प्रैक्टिस के लिए आपको मुंह से इन शब्दों को बाहर निकाल कर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बोल बोल के, बड़बड़ाते हुए। हम लोग नहीं अकेले में बड़बड़ाते हैं, तो बड़बड़ाते हुए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब आप वो भी प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आपको दूसरे प्रकार की प्रैक्टिस ये करनी है कि आपको अपने ग्रुप में, आप जितने भी क्लास में यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, आप सबको चाहिए कि जो आपने सेंटेंसेस लर्न किए हैं उनको आप एक बेहतर और परमानेंट प्रैक्टिस में शामिल करने के लिए आपस में एक दूसरे से बोला करें। चाहे एज अ जोक बोलें, चाहे आप सिचुएशन को क्रिएट करके बोलें। क्योंकि बात दो हैं भाई, इन सेंटेंसेस को बोलने के लिए, अधिक इंप्रेसिव बनाने के लिए या अपनी लैंग्वेज में शामिल करने के लिए आपको चाहिए कि इनको क्या करें कि प्रैक्टिस करते समय सिचुएशन क्रिएट कर लें। तो सिचुएशन क्रिएट कर लें, और चाहें आप बिना सिचुएशन क्रिएट किए हुए इन सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को अपने फ्रेंड्स यानी कि अपने सर्किल में एक दूसरे के सामने बोलकर दिखाएं, सामने वाले को सुने। और अगर एक दूसरे से जो है सपोर्ट कैसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा कि जैसे कि आपने जो है किसी सेंटेंसेस को एक अच्छे एक्सेंट में, अच्छे फ्लो में नहीं कहा तो दूसरा कह के बताए कि नहीं ऐसे कहो। बात समझ रहे नहीं? तो हम लोग एक दूसरे से सिर्फ प्रोनाउंसिएशन ही नहीं बल्कि एक्सेंट और फ्लुएंसी भी सेंटेंस की सीख लेंगे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। तो पहली प्रैक्टिस घर पर अपने आप अकेले में, दूसरी अपने ग्रुप में, अपनी जो भी सर्किल है आपके यहाँ पर, और तब आपको लास्टली ये टर्म अप्लाई करना है कि हम लोग जो हिंदी बोलते हैं, इस हिंदी बोलने में जो भी आपको शब्द हम सिखा रहे हैं उन शब्दों को धीरे धीरे शामिल करते रहें। और ये जो फ्रेज और सेंटेंसेस आपके सामने रखे गए हैं, इन फ्रेजेस और सेंटेंसेस को भी अपने सेंटेंसेस में यानी कि अपने हिंदी कम्युनिकेशन में 1, 2, 4 करके इंक्लूड करते रहें। और एक दिन आएगा कि आप हिंदी में अपना इंग्लिश का कंसेप्ट इंक्लूड करते रहेंगे और एक दिन आप स्पोकन इंग्लिश में महारत हासिल कर लेंगे। तो एक सिस्टम है सीखने का। तो यहाँ पर हम आपको हर वो तरीका यूज़ करने के लिए बता रहे हैं जिस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट के साथ साथ एक अच्छी फ्लुएंसी और एक्सेंट के साथ स्पोकन इंग्लिश की जा सकती, जिसमें हमने आपके लिए डिबेट, डिस्कशन से लेकर स्पेशल क्लास तक, और स्पेशल क्लास से लेकर डायरेक्ट मेथड जिसमें आप सेंटेंसेस रटेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, हर तरीके का फार्मूला आपके लिए यूज़ कर रहे हैं। फाइनली कि आपको मैंने जो बताया है उसको आप फॉलो करें। तो चलिए अब हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं। ये वो सेंटेंसेस हैं जो मोस्ट यूज्ड हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा हम लोग अपने जीवन में जो घिसते पिटते हैं, सबसे ज़्यादा घसीटे जाते हैं, ये वो सेंटेंसेस हैं। या सबसे ज़्यादा जो हम लोग आपस में जो बातें चीतें करते हैं वो घूम फिर कर बार बार आते रहते हैं, ये वो सेंटेंसेस हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला सेंटेंस है व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। जितने भी सेंटेंसेस हैं हम आपको बताएंगे विद सिचुएशन कि किस सिचुएशन में ऐसे आने हैं और आपको कैसे बोलना है। इसका मीन्स हुआ व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन
दरअसल चल क्या रहा है। जैसे आप लोग नहीं कहते बातचीत, कहते अरे सच बताओ, वास्तविकता में क्या चल क्या रहा, हो क्या रहा है, या तुम कहना क्या चाहते हो वो बात स्पष्ट बताओ। इसका ये मतलब हुआ। तो आप कैसे कहते हैं? जब आप किसी से पूछते हैं व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज गोइंग ऑन, अगर आप एग्जैक्टली को हटा दें तो आप देखेंगे व्हाट इज गोइंग ऑन। व्हाट इज गोइंग ऑन का यूज किया जाता है जब आप सामने वाले से ये पूछ रहे होते हैं कि क्या हो क्या रहा, आप आजकल कर क्या रहे हैं, आपके जीवन में चल क्या रहा, या यहाँ पर मौजूदा जो सामने वाली जो घटना है उसको देखकर आपने कहा व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा। जैसे आप लोग शरारत कर रहे हो, तो शरारत करते देख हमें आपको टोकना है तो हम ये टोक सकते हैं और आपसे कह सकते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा भाई, कर क्या रहे हो। यहाँ पर इनडायरेक्टली देखा जाए तो कहने का मतलब है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ कर क्या रहे हो। लेकिन वहाँ पर हमने क्या कहा, व्हाट इज गोइंग ऑन। लेकिन आप लोगों ने क्लियर जवाब नहीं दिया। जब मैंने आपसे पूछा व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या क्या कर क्या रहे हो, क्या हो रहा, क्या चल रहा तुम लोग बीच में, क्या पकवान पका रहे हो, किसी भी तरीके से आप अपनी बात हिंदी में कहते हो, लेकिन उसके लिए अंग्रेजी का सेंटेंस या फ्रेज आपके सामने है। लेकिन जब हमें क्लियरिटी नहीं मिली आपके द्वारा, तब हमने उस बात को इम्फेसाइज करते हुए, मीन्स बात पर जोर डालते हुए मैंने कहा, क्या कहा, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन। अरे बात बताओ, हकीकत में है क्या, क्या चल रहा, तुम लोग क्या छिपा क्यों रहे। जब आपने क्लियरिटी के साथ बात नहीं बताई तब। तो आपको याद रखना है व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, हकीकत में या वास्तविकता में चल क्या रहा है। बात को इम्फेटिक बनाने के लिए, बात को दबाव पूर्वक बनाने के लिए हम एग्जैक्टली लगा लेते हैं कि सच में बताओ। एग्जैक्ट का मतलब होता है एकदम ट्रुथ, सच, रियलिटी में बताओ क्या है। तो ये था। आप देखते हैं अगला, वी हैव सो मैनी फ्रेंड्स। ये इतना महत्वपूर्ण है कि इस एक सेंटेंस से आप हजारों सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, जो आज अभी अभी आप सीखेंगे। अपने दिमाग को खोलें और मेरी बात को ध्यान से सुनें। यू हैव सो मैनी फ्रेंड्स, फोकस करें आप सिर्फ हैव पर, और ये जाने कि हैव कब हम यूज करते हैं। हैव का यूज करते हैं कई जगह पर, 5 से 6 जगह पर। उसको हम छोड़कर बात कर रहे हैं जो आपने टेंसेज में एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया, उसको छोड़कर। जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया, पास्ट परफेक्ट में यूज किया, और फ्यूचर परफेक्ट में यूज किया, और इसके अलावा परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंसेज में भी यूज किया। उनको छोड़कर हम बात कर रहे हैं कि ये जो हैव है वो 5-6 प्रकार से एक यूज की तरह यूज किया जाता है, जो कि स्पोकन में बेहद इंपॉर्टेंट है। स्पोकन में अगर आपको हैव से बनने वाले सेंटेंसेस अगर नहीं आते, या आपको हैव का यूज करना नहीं आता, तो आप कभी भी अपनी बात इंग्लिश में सामने तक पूरा मैसेज नहीं पहुंचा सकते। अब क्या है यूज, समझें। सबसे पहले आप कोई भी रिलेशन बताएंगे, क्योंकि यहां पर जो है उसी से स्टार्ट करते हैं। यू हैव सो मैनी फ्रेंड्स, तुम्हारे बहुत से दोस्त हैं, हम जानते हैं। आई नो यू हैव सो मैनी फ्रेंड्स, मुझे पता है तुम्हारे बहुत से दोस्त हैं, और तुम सारा दिन दोस्तों के साथ घूमते रहते हो, ऑल द डे लॉन्ग घूमते रहते हो। यू गो ऑन वॉन्डरिंग, ये एक अलग यूज हो गया। तो आपने देखा फ्रेंडशिप एक रिश्ता है, तो जितने भी रिलेशन हैं, हर एक रिश्ते को जब आपको बताना होता है, आप हैज और हैव का यूज करते हैं। जो मेन वर्ड है वो क्या है, हैव है। जो सिंगुलर के लिए हैव ही हैज बन जाती है, या टेंस पास्ट में जाए तो यही हैव अपनी ही सेकेंड फॉर्म हैड में बदल जाती है। और जब फ्यूचर में जाए तो ये फ्यूचर के साथ इसमें जो है विल और शैल के साथ में लगाते हैं, तब ये विल हैव और शैल हैव बन जाता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, यू हैव सो मैनी फ्रेंड्स, तुम्हारे बहुत से दोस्त हैं। अच्छा, कोई भी बात अटपेटी सी पता क्यों लगती है, क्योंकि बीच से सिर्फ उतनी बात समझाई गई, लेकिन जब आगे पीछे का जो सिचुएशन है वो क्रिएट की जाएगी, तब आपके समझ में आएगा कि हाँ ये सेंटेंस कैसे यूज किया जाता है और कितना इंप्रेसिव इसका अर्थ है। जैसे यही, यू हैव सो मैनी फ्रेंड्स, तुम्हारे बहुत से दोस्त हैं। बात एकदम अटपेटी सी, कोई बात में एक प्रभाव नहीं दिखाई दिया। लेकिन जब आप ये कहेंगे, एक बात को, सिचुएशन को क्रिएट करते हुए,
बाप एक अपने बेटे को डांटते हुए, आई नो, मैं जानता हूँ, यू हैव सो मैनी फ्रेंड्स एंड ऑल डे लॉन्ग यू गो ऑन वॉन्डरिंग विद देम। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं और सारा दिन तुम उन दोस्तों के साथ घूमते रहते हो। अब सिचुएशन क्रिएट हुई तो अब आपको लगा कि सेंटेंस कैसे यूज किया जाता है। अब यही अगर पास्ट का होता, अरे उसके बहुत सारे दोस्त थे, सारा दिन घूमता रहता था, भटकता रहता था, तो अब कैसे कहेंगे? डू यू नो? अब यहां पे जो कहा अरे, तो अब इतना सा शब्द अरे, अब तुम उसकी ट्रांसलेशन करते घूमो, अरे क्या कहें अरे, जबकि अरे का संकेत समझो, अरे के पीछे क्या कहा। अरे मीन्स डू यू नो, क्या आपको पता है? अरे, अरे के पीछे ये छिपा था। अरे उसके बहुत से दोस्त थे, आपको पता है उसके बहुत से दोस्त थे। डू यू नो ही हैड सो मेनी फ्रेंड्स, तो अब देखो हैड हो गया, उसके बहुत से दोस्त थे। ही हैड सो मेनी फ्रेंड्स, उसके बहुत से दोस्त थे। एंड और ही वेंट ऑन वॉन्डरिंग विद देम, और वो उनके साथ घूमता रहता था। हो गई सिचुएशन क्रिएट। इसी प्रकार से अगर ये फ्यूचर का हो तब आप रिश्तों के लिए विल हैव और शैल हैव, और स्पोकन में विल हैव का ही यूज होता रहता है, शैल का यूज नहीं करते। शैल का यूज ना करने का कोई स्पेशल कारण नहीं है, क्योंकि स्पोकन में एक्सेंट और फ्लुएंसी का खास तौर पर ध्यान देते हैं, और शैल एक ऐसा वर्ड है जो फ्लुएंसी को डिस्टर्ब करता है, और कोई स्पेशल कॉज नहीं है कि कोई पूछे कि स्पोकन इंग्लिश में इंग्लिश स्पीकिंग में हम शैल का यूज़ क्यों नहीं करते? भैया कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई मनादी नहीं है, लेकिन नहीं करते इस वजह से क्योंकि अगर अभी आप देखें, आप यहाँ पर कहें आई हैव, तो आपको कहने में कंफर्ट है, आई विल कहने में कंफर्ट है, आई शैल तो कहने में कंफर्ट नहीं है। तो इसलिए शैल जो है हमारी फ्लुएंसी को डिस्टर्ब करता है, इसलिए लोग कहते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मना है या यूज़ नहीं किया जाता, वो आप करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई कभी टोकने वाला या रोकने वाला नहीं, क्योंकि ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। बस फ्लुएंसी मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट तरीके, स्लैंग वर्ड्स, एब्रीविएशन, ये सारी यूज़ किया करते हैं, फ्रेज यूज़ किया करते हैं। पूरे पूरे सेंटेंसेस की जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रेज यूज़ करते हैं। आप इसमें देखेंगे कुछ एक फ्रेज हैं, जैसे कि आप देखें नॉट वरी, ये सेंटेंस पूरा कहाँ है? तो ये सब तरीके हैं लैंग्वेज को, कम्युनिकेशन को इन्फ्लुएंसिव बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए, ना कि इनके पीछे तर्क ढूंढने की ज़रूरत है। और वैसे भी स्पोकन इंग्लिश ग्रामर बेस्ड अगर आप बोलेंगे तो कभी बोल नहीं पाएंगे। मेक योर सेल्फ फ्री फ्रॉम ग्रामर, इस टॉपिक के बाद मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें मैं आपको यही पढ़ाऊंगा कि आपको बिना ग्रामर के इंग्लिश में कम्युनिकेशन कैसे करनी चाहिए या अपने सेंटेंसेस को कैसे फॉर्मेट करना चाहिए। बहुत ही छोटा सा, सरल सा, आसान सा तरीका होगा। तो आप समझ गए, फ्यूचर में जाने पर इसमें हम विल हैव कर लेंगे। इसके अलावा और कहाँ पर यूज़ करते हैं, जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, चाहे वो इंसान के बॉडी पार्ट्स हों, चाहे पेड़ पौधों, किसी भी चीज़ के बॉडी पार्ट्स की बात हो, इवन इस मोबाइल की बात हो जो आपके हाथ में है, या फिर एक कार की बात हो और उसमें बॉडी पार्ट्स की बात कही जाए और कहा जाए कि कार में 4 पहिए होते हैं, तो उसके बॉडी पार्ट्स हैं कार के। मोबाइल का कैमरा अच्छा है तो कैमरा मोबाइल का एक बॉडी पार्ट्स है। बात समझ रहे नहीं? जानवरों पे आ जाओ, आपने पढ़ा होगा बचपन में एक गाय पे निबंध, तो उसमें देखा था आपने, सब में हैज लगता है, काउ हैज अ 4 legs, काउ हैज अ टेल, काउ हैज अ 2 eyes। खूब हम लोगों को रटाया गया था, खूब मजा आता था। क्यों? कोई भी हो जिसकी अपनी फिजिक हो, तो बॉडी पार्ट के लिए आपको क्या लगाना है, प्रेजेंट में यही हैव, जिसका सिंगुलर हैज, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव का आपको यूज करना है। तो इस तरह से आप याद रखें। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड पॉइंट समझें जो और ज़्यादा महत्वपूर्ण, जितनी भी बीमारियां आप बताएंगे उनमें भी आप हैव का यूज करेंगे। उसे बुखार है, ही हैज़ अ फीवर, उसे कॉलरा हो गया था, ही हैड अ कॉलरा। कोई बीमारी बताएं, 2 एग्जाम्पल काफ़ी है आपके समझने के लिए, कोई भी एग्जाम्पल बताया जाए।
और चौथी चीज कि जब संबंध दो चीजों के बीच में दर्शाया गया हो, यानी कि यह भी देखा जाए रिलेशन का ही इसमें फैक्ट है, और उसमें आपको कोई पहचान नहीं मिलेगा, कोई पहचान मिलेगी ही नहीं। जैसे मेरी किताब है तो तुम्हें इसमें कोई पहचान नहीं, मेरी किताब है तो किताब में और तुम्हारे में संबंध है, तो तुम बोलोगे आई हैव अ बुक। और लास्टली सिंपली आप पहले से ही जानते हैं कि हैव का प्रयोग हम जब करते हैं जब हिंदी में या तो पास या फिर रखता रखती रखते रखना कह सकते हैं आता है। तो इस प्रकार का सेंटेंस आप हमेशा बनाना सीखें, एक सेंटेंस से 1000 बनाना सीखें, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में भी बनाना सीखें। क्यों? क्योंकि ये आपके स्पोकन लैंग्वेज में, स्पोकन इंग्लिश में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो यूज़ में से है। बात समझ गए? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है ही हैज़ 4 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर। ऊपर वाला ही है, उसके 4 भाई और 1 बहन है। उसके 4 भाई और 1 बहन है। आप हमेशा इंट्रोडक्शन में या कहीं पर आप जब भी आप किसी से डिस्कशन करते हैं तो आपसे लोग फैमिली के बारे में पूछ देते हैं कि और बताएं अपने बारे में, तो आप अपनी फैमिली के बारे में बताने लग जाते हैं। तो फैमिली के बारे में बताने लग जाते हैं तो आप अपने भाई और बहनों के बारे में, सिबलिंग्स के बारे में बताना चालू कर देते हैं। तो आप जब भी ऐसे बताएंगे अपने भाइयों बहनों के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, तो आप हमेशा वहाँ पर हैज़ है प्रेजेंट होने पर यूज़ करेंगे और पास्ट के लिए हैड कर लेंगे, जो यहाँ पर किया गया, ही हैज़ 4 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर। और आप इस तरह से याद कर लें कि आपके अपने जितने भाई हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मेरे 1 भाई है तो हम क्या कहेंगे, आई हैव अ ब्रदर। और अगर बहनों को बताना तो जितनी बहनें हैं उनको भी ऐसे बता दिया, आई हैव 3 सिस्टर्स, 4 सिस्टर्स, 5 सिस्टर्स, जो भी है। क्योंकि आप बात जब करते हैं तो आप हमेशा अपने आप को आए कहेंगे। तो ज़्यादातर प्रैक्टिस इसी पे किया करें, ज़्यादातर प्रैक्टिस इसी पे क्या करें, अपने ऊपर मानते हुए। तो आपको क्या होगा, हर सेंटेंस को अपने ऊपर तब्दील कर लो। जैसे यहाँ पर है ही हैज़ 4 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर, तो आप इसे क्या मान लो, आई हैव 4 ब्रदर्स एंड अ सिस्टर। तो आप इसे अपने ऊपर, क्योंकि आपको हमेशा जो कम्युनिकेशन करनी है वो अपने ऊपर ही करनी है। सम टाइम हम अदर्स की बात करते हैं, कभी कभी हम दूसरों की बात करते हैं। नाउ सी द नेक्स्ट, अगला देखिएगा, मे आई अकम्पनी यू। आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पर शैल लिख रखा है। इसका मतलब ये है कि आप मे की जगह पर, ये जो आपने मे यूज़ किया है, यहाँ पर आप शैल भी यूज़ कर सकते हैं। तब इसका अर्थ क्या होगा, मे आई अकम्पनी यू, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ। मे आई अकम्पनी यू, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ। जैसे कि आप कभी किसी के साथ चलने की बात करते हैं। अब यहाँ पर ये समझें, इसको जब आप ट्रांसलेशन करेंगे या ग्रामेटिकली समझेंगे तो आप ये समझेंगे क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ, यही समझेंगे। लेकिन आप सोचें, जो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में, अपनी भाषा में जब बात करते हैं, क्या आप यही कहते हैं, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ। आप क्या कहते हैं, चलें हम चलें, चलें चलें, ऐसे कहते हम भी चलें। तो सोचो कितना आपने सेंटेंस को तोड़ मरोड़ दिया। तो जब आप किसी के साथ जाने के लिए पूछ रहे हैं उससे, फिर आप कोई भी अपने भाषा में शब्द यूज़ करें, अपनी भाषा में आप कोई भी शब्द यूज़ करें, आप परमिशन उससे आप साथ जाने की इस तरह से लेंगे, मे आई अकम्पनी यू, जहाँ पर आप शैल आई अकम्पनी यू भी कह सकते हैं। अब शैल लगाने पर गागी गे का सेंस मत निकालना, क्योंकि यहाँ पर गागी गे का सेंस नहीं है। जब शैल यहाँ पर लगाएंगे, शैल आई अकम्पनी यू, शैल आई अकम्पनी यू, तो इसका अर्थ होगा मैं आपके साथ चलूँ, चलूँगा। फ्यूचर का सेंस ना निकालें आप। तो आप शैल का भी यूज़ कर सकते हैं और मे का भी यूज़ कर सकते हैं। कब, जब आप किसी के साथ जाना चाहते हैं और उससे परमिशन लेते हैं। और याद रखें कि हमारी आपकी जो रीजनल लैंग्वेज होती हैं उनमें हम किताबी लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते, इसीलिए हम अपने सेंटेंसेस को जो हमने खूब सीख रखे होते हैं उनको हम यूज़ नहीं कर पाते डेली कम्युनिकेशन में। क्यों? क्योंकि डेली कम्युनिकेशन में जो हम शब्दों का और सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं वो कौन से करते हैं, जो हमारी रीजनल लैंग्वेज में होता। क्योंकि तब हम वहाँ पे ये नहीं कहते क्या मैं आपके साथ चलूँ, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ या जा सकता हूँ, बल्कि क्या कहते, चलें हम भी चलें, बताओ तो चलें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों का ताल्लुक मिलाएं, इनको रिलेट करें कि आप जो अपनी साधारण भाषा में, अपने जो क्षेत्रीय भाषा है, रीजनल लैंग्वेज,
उसके मुताबिक आप क्या कहते हो, और उस बात को जो आप अपनी रीजनल लैंग्वेज में कहते हो उसको किताबी भाषा में क्या कहते हैं, और उसके मुताबिक आपको बोलना है। नाउ सी द नेक्स्ट, अब हम अगला देखते हैं। अगला काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग है, इट इज़ नथिंग लाइक दैट। सबसे ज़्यादा हम लोग ऐसे शब्द बोलते हैं, नहीं ऐसी बात नहीं है। इसका अर्थ क्या है? नहीं ऐसी बात नहीं है। जैसे आपसे किसी ने कोई बात की तो आप सिंपली कहते नहीं तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई मैटर नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो आप इस एक्सप्रेशन को, इस प्रकार की बात को किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे? इट इज़ नथिंग लाइक दैट। और यहाँ पर और से मतलब कि और भी दूसरा तरीका है इस एक्सप्रेशन को, यानी कि अपने इस जज्बात को, अपनी इस बात को रखने का, और वो क्या है? नथिंग एज सच। नहीं ऐसा तो नहीं है, नथिंग एज सच, ऐसा तो नहीं है। किसने बता दिया आपको? ऐसा तो नहीं है, हम तो वहीं थे, मेरे सामने की बात है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। नथिंग एज सच, या फिर क्या कहेंगे? इट इज नॉट सो। तीनों एक्सप्रेशन, इट इज नथिंग लाइक दैट, नथिंग एज सच, या फिर इट इज नॉट सो, तीनों एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्यों कह दिया? सेंटेंसेस को ही एक्सप्रेशन कह दिया या फ्रेज को ही एक्सप्रेशन कह दिया, क्योंकि हम अपने एक्सप्रेशन को या तो सेंटेंसेस में या फ्रेजेस में ही एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेशन मतलब अपने अंदर की फीलिंग, जज्बात को, अपनी बातों को। तो तीनों एक्सप्रेशन एक ही बात को बतलाते हैं, एक ही बात के लिए हैं। तो जब भी आपको कभी अंग्रेजी में कहना है, जैसे हमने आपको कोई बात टोकी, कुछ कहा, तो आप कहेंगे नहीं सर ऐसी बात नहीं है। तो आप इन तीनों सेंटेंसेस यानी कि इन फ्रेजेस में से आप यूज़ कर लेंगे इट इज़ नथिंग लाइक दैट, या फिर नथिंग एज सच, या फिर इट इज़ नॉट सो। सबसे इजी कंफर्टेबल लोग ये बोलते हैं इट इज़ नॉट सो, क्योंकि इजी भी होता है और बोलने में एकदम एक्टिव मालूम पड़ता है। इट इज़ नॉट सो। नाउ सी द नेक्स्ट, अब अगला देखते हैं। फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। इसको आप अवर भी पढ़ सकते हैं, आर भी पढ़ेंगे, ठीक है। आर, इन आर कंट्रोल। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ। हम लोग जनरली बहुत ज़्यादा ऐसी बात कहते हैं, क्या कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। हम लोग कहते नहीं कहते कि कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती, ईश्वर के बस में होती हैं या ईश्वर के कंट्रोल में होती। तो बस में यानी कि कंट्रोल। लेकिन इस सेंटेंस को एक दूसरे एक्सप्रेशन से भी कहा जा सकता है। कैसे? फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आर कंट्रोल। कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती। या आप इसको हिंदी में आप ऐसे भी बोलते हैं, कुछ चीज़ों पर हमारा बस नहीं चलता। कहते नहीं कहते? तो इस प्रकार का कोई भी आपको एक्सप्रेशन कहना हो कि कुछ चीज़ों पे हमारा बस नहीं चलता, कुछ चीज़ों पर इंसान की नहीं चलती, कुछ चीज़ों में इंसान का हाथ नहीं होता, या जिस तरह से आप इस बात को एक्सप्रेस करें, जिसके लिए आप अंग्रेजी में दो, एक आपके सामने लिखा है, एक हम अभी और बताते हैं आपको। फ्यू थिंग्स आर नॉट इन आर कंट्रोल, कुछ चीज़ें हमारे बस में नहीं होती, या फिर आप ऐसे कहें फ्यू थिंग्स आर नॉट इन अवर फेवर। यहां पर फेवर का यूज कर सकते हो। नाउ सी द नेक्स्ट, अब अगला देखते हैं। यू ऑलवेज स्कॉल्डेड मी। ये सेंटेंस मैंने खास तौर से इस वर्ड के वजह से आपके सामने रखा है। पास्ट इंडेफिनिट का है। और आपको बताएं, जैसा कि मैंने आपको डिबेट के लिए टॉपिक दे रखा है, जो डे आफ्टर टुमारो विल बी डिस्कस्ड। पास्ट इंडेफिनिट में पूरा टॉपिक बोला जाएगा, उसका जो कंटेंट है वो पूरा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। अब हम आपको इसी सेंटेंस को देखते हुए बता दें 2 से 4 बातें। जब हम जनरली डिस्कशन करते हैं तो 2 प्रकार के टेंसेज में सबसे ज़्यादा हम अपनी कम्युनिकेशन या डिस्कशन करते हैं, बातचीत, प्रेजेंट इंडेफिनिट में और इम्परेटिव में। पहले दिन की जब डेली यूज़ फ्रेजेस और सेंटेंसेस मैंने बताए थे तो उसमें इम्परेटिव आए थे, और मैंने इस बात को बताया था आपको कि इम्परेटिव सेंटेंसेस डेली डिस्कशन में, डेली बेस पर हम लोग सबसे ज़्यादा बोलते हैं, और साथ ही साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो हम जो बातचीत करते हैं इनमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि मैंने पहले टॉपिक माय डेली रूटीन के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराई, और इम्परेटिव सेंटेंसेस में हम करते हैं। जबकि हम पीछे की कोई बात बताएं,
गुजरे हुए समय की बात करें, अपना बीता हुआ वक्त बताएं, कल तक की बात करें और कल से पीछे की कभी की बात बताएं, तो हम सबसे ज़्यादा जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं 90% सेंटेंसेस यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के, जिसमें सेकेंड फॉर्म लगती। इट मीन तीसरे नंबर का महत्वपूर्ण टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इंपरेटिव। और फिर अगले नंबर का जो महत्वपूर्ण सेंटेंस है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट। इनफैक्ट कुछ हैं 5-6 टेंसेस और यूजेस, टोटल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा 10, जिन्हें आप तैयार कर लें तो आपको 90%, एडियट आर यू स्लीपिंग, सो रहे, आंखों में दिक्कत है तो फिर सो क्यों रहे, आंखों को साफ करो फिर स्टार्ट हो जाओ। तो पास्ट इंडेफिनिट इतना महत्वपूर्ण है आपकी कम्युनिकेशन में कि आप जितनी भी गुजरे हुए वक्त की बात करेंगे वो सब पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट के लिए आपको कुछ स्पेशल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ आप सेकंड फॉर्म याद कर लें। आपको अगर सेकंड फॉर्म याद है तो आप सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं और सिंपली अपनी कम्युनिकेशन को आदान प्रदान कर सकते हैं और अपनी पूरी बात को सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। यू ऑलवेज स्कॉल्डेड मी, सपोज आप अपनी मम्मी से शिकायत कर रहे हैं, तुम हमेशा हमें ही डांटती हो, और क्या आपने कहा, यू ऑलवेज स्कॉल्डेड मी, तुम पास्ट में है, आपने हमेशा हमें ही डांटा, या तुमने हमेशा हमें ही डांटा, या मुझे ही डांटा। नहीं, शिकायत करते हैं ना बच्चे कि वो हमेशा मुझे ही डांटती थी। तो पास्ट इंडेफिनिट जो होता है उसमें सेकेंड फॉर्म लगती है, और सेकेंड फॉर्म जब लगती है तो उसका हिंदी एक्सप्रेशन कैसे निकलता है, या तो ता था ती थी ते थे, या फिर आ ई ए। तो अगर हम इसका पहले ट्रांसलेशन निकाल कर देखें, यू ऑलवेज स्कॉल्डेड मी, तुमने मुझे सदैव डांटा या सदैव मेरी डांट लगाई, या फिर तुम सदैव मुझे डांटती थी या डांटते थे। तो इस तरह से इसका हिंदी अर्थ होगा। लेकिन आप अपनी कम्युनिकेशन में अपनी रीजनल लैंग्वेज में अपने ढंग से कहते हैं, आप जानते नहीं जानते, वहां पर आप डांटना कब कहते हैं, वहां तो आप ये कहते चिल्लाती हो, चिल्लौती हो, अपने अपनी भाषा में चिल्लाउत करे, हम पे चिल्लाउत करे हमेशा, ये छोटे वाले ना चिल्लाउत। तो अगर आपको इस प्रकार का सेंटेंस कहना है कि हम पे चिल्लाउत करे हमेशा, जब छोटे वाले कबो नहीं चिल्लाउत, तो आप क्या कहो अंग्रेजी में, जा कहो यू ऑलवेज स्कॉल्ड मी, नॉट टू दिस वन, नॉट टू यंग वन, नॉट टू दिस गधा। समझ, मतलब इस गधे को नहीं चिल्लाती, छोटे भाइयों को नहीं कह लेते, कोई बुरी बात नहीं है, मैं कोई, तुम टेंशन में ना आओ। नाउ सी द नेक्स्ट, अगला है आई हर्ट माई लेग वाइल प्लेइंग। इस सेंटेंस को मैंने आपको बताया है इसके लिए वाइल का यूज जो किया गया इस वजह से, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हम अपनी डेली कम्युनिकेशन में बोलते हैं जिसमें ये चीज़ आती है, परंतु नॉलेज की कमी के कारण हम वो बात कह ही नहीं पाते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग क्रिकेट सभी लोग खेलते हैं, आप क्रिकेट जब खेलते हैं तो आप अक्सर बात बताते, अरे आज हम क्रिकेट खेल रहे थे, खेलते खेलते जो है हमें इतनी तेज़ गर्मी लगी कि मेरी सांस फूल गई, या मेरे बॉल लग गई, चोट लग गई, बहुत तेज ठोकर लग गई, मेरे पैर में चोट लग गई, एकदम बारिश होने लगी। तो आप इस प्रकार के सेंटेंसेस बहुतायत मात्रा में बोलते हैं। तो जब भी आप ऐसा सेंटेंस बोलें तो आपको वाइल का यूज करना है। और क्यों यूज किया जाता है, जब आप ये बता रहे होते, तो चलिए सेंटेंस देखें पहले अर्थ, आई हर्ट माई लेग, मेरे पैर में चोट लग गई। लेकिन अगर इसको आप देखेंगे तो इसमें पता क्या करें, मैंने अपने पैर में चोट मार ली। भैया वो आप चाहे कैसे माने, वो आपने ही मारी है। चाहे आप ये कहें कि मैंने चोट मार ली, और चाहे आप ये कहें कि मेरे पैर में चोट लग गई, सेंटेंस आपको यही कहना है, एक्सप्रेशन यही करना है। तो क्या आई हर्ट माई लेग, मेरे पैर में चोट लग गई, वाइल प्लेइंग, खेलते खेलते। इसे आप ऐसे भी कह सकते खेलते खेलते, खेलने के दौरान, या फिर खेलते हुए, या फिर अपने वही गांव वाली भाषा में। छोड़ो रहने दो। नाउ सी द नेक्स्ट। अब अगला है जो बहुत ही अच्छा है और सबसे ज़्यादा बोला जाता है, और ये अपना एक अलग एक्सप्रेशन देता है,
और वो क्या है देखो, नीडलेस टू से दैट ही इज फूल। इसमें मुझे आपको ये वाला इतना बताना था, आगे का तो आपको सिंपली पता ही इज फूल, वह मूर्ख है। अब इसका अर्थ देखो, नीडलेस टू से, कहने की आवश्यकता नहीं है, नीडलेस टू से कहने की आवश्यकता नहीं है दैट की ही इज फूल, के वो मूर्ख है। मतलब वो जीता जागता मूर्ख है, पूरी दुनिया जानती है मूर्ख है, खुला मूर्ख है, इसलिए कहने की जरूरत क्या है, नहीं हम लोग कहते। तो इसलिए तुम अपनी भाषा में, अपनी जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसके मुताबिक अपने अपने तरीके से कहते। क्या कहते, कहते अरे क्या तुम भी कह रहे, वो तो पागल है, वो तो पहले ही जानते, सब जानते, तो उसमें कहने की क्या जरूरत है। तो इसका क्या एक्सप्रेशन है, कहने की आवश्यकता नहीं है, वो मूर्ख है। तो आप जब भी ये कहें, और इसके अलावा नीडलेस टू से की जगह पे आप क्या कहेंगे, नीड नॉट टू से। नीडलेस टू से की जगह पर, यानी कि नीडलेस की जगह पर आप यहां पर कह सकते थे, देखो नीड नॉट टू से। अगर आप चाहते तो आप ऐसे कह सकते थे, नीड नॉट टू से, कहने की आवश्यकता नहीं है, नीड नॉट टू से। अब ये एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा बोला जाता है। हम आपसे कहें डरने की आवश्यकता नहीं है, नीड नॉट टू वरी, नीडलेस टू वरी, नीडलेस टू वरी, डरने की आवश्यकता नहीं है, नीड नॉट टू वरी, डरने की आवश्यकता नहीं है, नीड नॉट टू गो देयर, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। नीडलेस से कहें, नीडलेस टू गो देयर, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्या करोगे जाके। अच्छा ये भी आप समझ लें, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम अपनी भाषा में हम किस तरीके से कह देते, हम कह देते क्या करोगे जाके वहां पे। अच्छा अब इस सेंटेंस को वहां पर क्या करोगे जाकर, ये आप कहें व्हाट विल यू डू गोइंग देयर, ये सही एक्सप्रेशन नहीं है, जबकि ट्रांसलेशन सही है। ट्रांसलेशन सही है, एक्सप्रेशन सही नहीं है, क्योंकि कम्युनिकेशन हम क्या कैसे करेंगे, एक्सप्रेशन और फीलिंग के मुताबिक करेंगे, जबकि ट्रांसलेशन स्ट्रक्चर देखकर करते हैं, क्या लिखा है वही ट्रांसलेट कर दिया। तो वहां पे आपको ये कहना है नीड नॉट टू गो देयर, ना कि व्हाट विल यू डू देयर टू गो आफ्टर गोइंग, ट्रांसलेशन नहीं करनी है। तो इस एक्सप्रेशन को आप याद रखें, नीडलेस और नीड नॉट टू, नीडलेस बराबर नीड नॉट टू। क्यों, लेस लगकर नेगेटिव हुआ और इसमें नॉट लगकर नेगेटिव हुआ, और नीड के साथ टू आता है जब वर्ब आए, ये भी याद रखें, टू आता है जब वर्ब आए, अगर वर्ब नहीं आती है तो टू नहीं लगेगा, वर्ब आए तभी टू लगाना है। चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला है दिस शर्ट इज टोर्न, स्पेलिंग मिस्टेक, दिस शर्ट इज टोर्न। पहले आप जान लें कि इस सेंटेंस को आप ऐसे भी कह सकते हैं, कैसे, शर्ट को आप उठाएं यहां पे रख लें, दिस इज टोर्न शर्ट, यह शर्ट फटी हुई है। तो आप इस प्रकार से अक्सर आप देखते हैं कपड़े लित्ते वगैरह फटे फटाए होते हैं, तो हम बताते हैं कैसे पहने, वो तो फटी है, शर्ट फटी है, टी शर्ट फटी है, पैंट फटी है, सॉक्स फटे हुए हैं, जूते फटे हुए हैं, दिमाग फटा हुआ है। तो जो भी कुछ फटा हुआ है आपको कैसे बताना है, इस तरीके से बताना है, दिस शर्ट इज टोर्न, दिस इज टोर्न शर्ट। टी शर्ट हो तो टी शर्ट कर दिया, शर्ट और टी शर्ट में अंतर आप जानते होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। या कोई भी चीज़ आप बता रहे हैं तो आप उसको बता सकते हैं। अगर शर्ट की जगह पे कपड़े होता तो कपड़ा आप शर्ट की जगह पे यूज कर सकते, दिस क्लॉथ, माई क्लॉथ्स आर टोर्न, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, मेरे कपड़े फटे हुए थे, माई क्लॉथ्स वर टोर्न, गंदे थे तो टोर्न की जगह पे डर्टी, अच्छे थे तो गुड। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन इसे प्रैक्टिस में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये बातें रोज़ किया करते हैं, क्योंकि शॉपिंग करते हैं, चीज़ें पहनते हैं, ख़रीदते हैं, इन सारी चीज़ों में हमें इस प्रकार के जो एक्सप्रेशन है वो करने होते हैं। और साथ में आपको बता दें, चलिए छोड़िए अब अगले पढ़ते हैं, दिस इज़ यूजलेस। ये सेंटेंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, दिस इज़ यूजलेस को आप कह सकते हैं, दिस की जगह पर इट भी लगा सकते हैं, इट इज़ यूजलेस, दोनों में सेम एक्सप्रेशन है, दिस इज यूजलेस, इट इज यूजलेस। कब कहा जाता है, जब किसी चीज को आपको बेकार बताना है। जैसे कि
हम और आप कहें अरे ये तो बेकार है, क्यों उठा लाए इसको, तो आप क्या कहेंगे? इट इज़ यूजलेस। क्यों उठा लाए इसको? अब बताओ क्या ट्रांसलेशन करोगे? अब वहां पे देखो, क्यों उठा लाए इसको को समझो किस लिए कह रहे, कि घर में कोई चीज रखी थी वो उठा लाए, या फिर बाजार से बिकती हुई चीज थी वो उठा लाए। अब बिकती हुई चीज थी तो खरीद कर लाए, तो आपको वहां पे खरीदना की जोड़ना पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश कम्युनिकेशन आपको एक्सप्रेशन और फीलिंग्स के आधार पर करनी है, ना कि शब्दों के आधार पर। तो आपको कहना पड़ेगा इट इज यूजलेस, वाई यू परचेज्ड इट, वाई यू बॉट इट। ये तो बेकार है, क्यों उठा लाए? अब उठा लाए, तुमने शब्द देखा उठा लाए, तो उठाना की ढूंढते फिर रहे हैं और लगा रहे हैं। ट्रांसलेशन एक नई कंडीशन में, एक नए वीआईपी अंदाज में। तो ट्रांसलेशन के बल पे अगर आपने स्पोकन इंग्लिश सीखने की कोशिश की तो आप एक नमूना बनने वाले हैं। तो नमूना ना बने, प्रैक्टिस करें हमारे साथ, और जिस तरह से हम आपको प्रैक्टिस करने को बताते हैं इसी तरह से करें। और आपको एक गुड कम्युनिकेटर बनने के लिए ऐसी प्रैक्टिस करनी है, ऐसी प्रैक्टिस करनी है दीवानों की तरह, मस्तानों की तरह, पागलों की तरह। अब भानु प्रताप सोचेंगे कि पागल हो जाएंगे तो फिर अंग्रेजी कैसे बोलेंगे? नहीं भाई, समझें, जब आप दीवानों की तरह, पागलों की तरह प्रैक्टिस करेंगे तो लोग समझेंगे पागल, आप थोड़ी ना पागल हैं। और जो आज पागल समझेंगे, आफ्टर सम टाइम व्हेन यू वुड बी अ गुड एंड फ्लुएंट यूजर ऑफ स्पोकन इंग्लिश, दे विल कम टू यू, वो खुद तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे पास आकर उनकी समस्याएं सॉल्व होंगी। आई एश्योर यू 100%, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं 100%, 100%। समझ गए? चलिए अब आगे देखते हैं। इसी एक्सप्रेशन को आप दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं, दिस इज ऑफ नो यूज। और जब आपने यहां पर दिस की जगह पर इट लगा लिया तो यहां पर भी तो लगा सकते हैं, तो यहां पर भी आप कर सकते हैं इट इज ऑफ नो यूज, ये कोई काम का नहीं है, ये तो बेकार है। लेकिन शब्दों में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन एक्सप्रेशन सेम है। तो यूजलेस, ऑफ नो यूज, दोनों का अर्थ सेम, क्या? बेकार, निरर्थक, जिसका इस्तेमाल ना किया जा सके। और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, रट्टा मार दें, प्रैक्टिस कर डालें बोलने की, ताकि आपको जब बोलने की बारी आए तो आपकी जो टंग है ना, टंग जुबान, वो लड़खड़ाए ना। क्योंकि पहले भी मैंने बताया कि इन्फॉर्मेशन यानी कि जानना अलग बात है और कर लेना अलग बात है। आप किसी चीज़ को जानते हैं तो आप कर लें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कर पाएंगे तब जब आप प्रैक्टिस करेंगे। साइकिल चलाना कैसे होती है सब जानते हैं, वो महिला पुरुष भी जानता है जिसने कभी साइकिल नहीं चलाई, लेकिन चला लेना एक अलग बात है। तो वैसे ही तुमने सीख लिया, समझ लिया, और आप ये सोचो कि आप जो हैं अंग्रेज की औलाद बन गए, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू डू प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे हम आपके सामने ये बड़बड़ा रहे हैं इतनी देर से, आपको भी अपनी प्रैक्टिस करने के लिए बड़बड़ाना पड़ेगा, एक सही एक्सेंट के साथ, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, और सही कॉन्फिडेंस और उत्साह के साथ आपको बोलना और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यानी कि आपको कुल मिला के दीवाना, मस्ताना और पागल बनना पड़ेगा जमाने के लिए। नाउ सी द नेक्स्ट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और लोग बहुत गलत क्या करते हैं। लिखा है आई डोंट एग्री। ये एग्री वाला सेंटेंस ज्यादातर लोग गलत बोलते हैं। आई होप 90% लोग गलत बोलते हैं। कहते आई एम एग्री, आई एम नॉट एग्री। अगर सहमत हैं तो कहते हैं कि मैं सहमत हूं, आई एम एग्री। मैं सहमत नहीं हूं, आई एम नॉट एग्री, ये बोलते हैं, जबकि वो गलत होता है। और सही क्या है? अगर आप सहमत हैं तो आप कहेंगे आई एग्री, बिना इसे मार के। प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनना होता है वो। आई एग्री, मैं सहमत हूं, मैं सहमत नहीं हूं, सामने लिखा है आई डोंट एग्री। लेकिन लोग अपनी कम्युनिकेशन में कैसे यूज करते हैं? आई एम एग्री, आई एम नॉट एग्री, आई एम एग्री, आई एम नॉट एग्री, ग्रामेटिकली गलत है और साथ ही साथ बोलने में भी गलत है। अनजान लोग बोलते हैं और यहाँ पर उसे इतना प्रैक्टिस में लोगों ने कर लिया है, कई बार जानकार लोग भी गलत बोल दिया करते हैं, जो जानते हैं फिर भी गलत बोल देते हैं। तो आप नहीं बोलेंगे गलत,
आप कहेंगे आई डोंट एग्री, सॉरी एग्री, मैं सहमत नहीं हूं, और सहमत हूं तो डोंट हटा दें, तो क्या हो जाएगा आई एग्री। इसी को आप दूसरे शब्दों में आप बिलीव यूज कर सकते हैं, आई बिलीव इट, आई डोंट बिलीव इट। इट मैंने अपने पास से बोला अच्छे से एक्सप्रेस करने के लिए। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, आई बिलीव इट, मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ या इस पर विश्वास करता हूँ। आई डोंट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं करता या मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। तो दोनों अलग अलग शब्द हैं, लेकिन जो एक्सप्रेशन है दोनों के वो सेम है। बात समझ, शब्द अलग अलग हैं, वर्ड्स आर डिफरेंट बट द एक्सप्रेशंस आर गिविंग बोथ द सेम, लेकिन जो एक्सप्रेशन है वो दोनों सेम दे रहे हैं। तो अगर एक दूसरे की जगह पर आप इनको यूज़ करते हैं तो बात आपकी दोनों ही फ्रेजेस या सेंटेंसेस से क्लियर हो जाएगी। नाउ सी द नेक्स्ट, वाई डू यू टॉक सच नॉनसेंस। इस वर्ड के ऊपर फोकस करें, ऐसी बेहुदा बातें क्यों करते हो। डांट फटकार पड़ती रहती है, कभी टीचर्स डांटते हैं, कभी पेरेंट्स डांटते हैं। जब हम कुछ उल पटांग हरकतें करते हैं, उल पटांग बातें करते हैं, तो हमसे अक्सर डांट और फटकार में कहा जाता है ऐसी बेहुदा बातें क्यों करते हो, क्यों बकते रहते कुछ ना कुछ। यानी किसी को बोलने पर, उल्टा सीधा कहने पर आप जब उसे टोकते हो, चिल्लाते हो, डांटते हो, तो आपको यही कहना है वाई डू यू टॉक सच नॉनसेंस, ऐसी बेहुदा बातें क्यों करते हो। मुंह बंद नहीं रख पाते, बहुत चबड़ियाते हो तुम। आई एम नॉट सेइंग टू यू, एक्सप्रेशन बता रहे थे। हाँ, नाउ सी द नेक्स्ट, अगला है व्हाट हैपेंड। अब यहां पर आप देखें, व्हाट हैपेंड सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला, घसीटा जाने वाला फ्रेज है या सेंटेंस है, व्हाट हैपेंड। लेकिन आपको बोलना कैसे, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, इसका हिंदी अर्थ क्या है, क्या हुआ। जैसे भी आप कहीं पर जाते हो, कोई मैटर हो जाता है, कोई बात हो जाती है, तो आप पूछते हो क्या हुआ। अब यहाँ पर एक चीज़ सुनें, अगर कोई बात शॉकिंग है, कोई मैटर है, कोई बात है, तब आप कहेंगे व्हाट हैपन, यानी कि रॉन्ग सेंस, सॉरी नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है इसका, नेगेटिव सेंस में। वरना होना की तो बिकम भी होती है, हैपन भी होती है। तो हैपन नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। जब घटना के घटने की बात का एहसास हो तुमको, तब आप पूछेंगे व्हाट हैपन। बच्चा रो रहा, व्हाट हैपन। लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तो उनको शक हुआ, लगता कोई बात हो गई, तो वो क्या पूछेंगे व्हाट हैपन, क्या हो गया। और जब नॉर्मल वे में होगा तो होना के लिए क्या लगेगा, बिकम। बात समझ गए नहीं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि वो हैपन वाले सेंटेंस मैंने दो लिखे, व्हाट हैपेंड, दूसरा लिखा व्हाट हैड हैपेंड। तो आप ये जान ले, ये पास्ट इंडेफिनिट में और ये पास्ट परफेक्ट में। इसका अर्थ हुआ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, व्हाट हैड हैपेंड क्या हुआ था। बात पहले की है, मुझे बताएं कल क्या हुआ था। टेल मी व्हाट हैड हैपेंड यस्टरडे, टेल मी व्हाट हैड हैपेंड यस्टरडे, कल क्या हुआ था मुझे बताएं। और अभी की बात है तो हम क्या सिंपली कह देंगे आपके सामने, व्हाट हैपेंड क्या हुआ। व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास, क्यों शोर कर रहे हो भाई, क्या हुआ, टेल मी। और इसी व्हाट हैपेंड को आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सप्रेशन देने वाले हैं, जैसे कि कुछ घटना घट गई हो, इस प्रकार की बातों के लिए। तो व्हाट इज़ द मैटर, जिसे आप फ्लुएंसी में कैसे कहेंगे, व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर। बोलना भी ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। हाँ, व्हाट्स द मैटर, इस तरह से आपको बोलना है कि मामला क्या है। भाई किसी ने पूछा मामला क्या है या पूछा क्या हुआ, तो बात तो एक ही है, एक्सप्रेशन तो सेम है। नाउ सी द नेक्स्ट, ही केम टू नो अबाउट इट। आई होप कि आप में से एक भी बच्चा जो न्यू है वो इसका मीनिंग नहीं बता पाएगा। ही केम टू नो अबाउट इट, क्या आप में से कोई बता सकता है। ध्यान से देखो, ध्यान से। ही केम भाई आया, टू नो जानने के लिए, अबाउट इट इस बारे में, भाई इस बारे में जानने के लिए आया। ऐसे ही अर्थ तुम निकालोगे क्योंकि तुम ट्रांसलेशन पे चलोगे, लेकिन इसका अर्थ क्या है,
उसे पता हुआ, पता चला इसके बारे में। हाँ पता हुआ या पता चला। तो अब इसको सिचुएशन में क्रिएट करते हैं। उसके पिता की डेथ हो गई, हिज फादर डाइड, जब उसे पता हुआ, व्हेन ही केम टू नो ही फेंटेड, जब उसे पता हुआ वह तुरंत बेहोश हो गया। तो सिचुएशन क्रिएट हुई। तो यहां पर ये जो कम का केम है एक अलग अपना सेंस देने के लिए नहीं, बल्कि तीनों वर्ड मिलाकर एक फ्रेज के रूप पर आए हैं, कम टू नो, जिसका मतलब होता है अकस्मात, अचानक कोई जानकारी मिलना के लिए, पता हो जाना के लिए। तो इसका अर्थ हुआ ही केम टू नो अबाउट इट, उसे पता हुआ, उसे पता चला, उसे जानकारी मिली। तो ये और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और स्पोकन इंग्लिश में यही बोला जाता, ये नहीं बोला जाएगा व्हेन ही न्यू ना। अंग्रेजी में बोलने वाले, बात करने वाले ही न्यू नहीं बोलते, व्हेन ही न्यू अबाउट हिज फादर हु डाइड, जब उसे पता चला उसके पिता जो मर चुके हैं, ही फेंटेड, वह बेहोश हो गया। केम टू नो ये बोला जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। बहुत ही महत्वपूर्ण, इतना महत्वपूर्ण कि हर समय आप बोलते रहते। कितना टाइम लगेगा, कितना और रुकें, चले हो नहीं चले हो कि बैठे रहे हो, भानु प्रताप, ऐसे हम लोग बातें नहीं करते आपस में। तो सामने वाले से जब कितना समय लगेगा ये पूछते हैं हम लोग, तब आप अंग्रेजी में क्या कहेंगे उसके लिए एक्सप्रेशन में, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना समय लगेगा, कितना मैं और रुकूं। या अपने तरीके से आप जो भी अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज में एक्सप्रेस करते हो, डोंट टॉक प्लीज, जिसके लिए आपको लगाना है आपके सामने है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक। नाउ सी द नेक्स्ट, आई मेट विद एन एक्सीडेंट यस्टरडे, नॉट आई, ही। यहां पर आप देखें एक्सीडेंट, दुर्घटना वाले सेंटेंस में जो वर्ब लगती है वो वर्ब कौन सी लगती है, मीट। चूंकि पास्ट है तो उसकी सेकेंड फॉर्म। और हमेशा दुर्घटना वाला जो सेंटेंस है वो वर्ब के तौर पर उसमें मीट लगाई जाएगी, जबकि आप गेट भी लगा सकते हैं। यहां पर यह भी हो सकता था ही गॉट, और फिर विद नहीं लगता, एन एक्सीडेंट यस्टरडे। अगर गॉट से बनाते, गेट से गॉट, तो विद नहीं लगता, और जब मीट से बनाया तो विद लगेगा। तो अब ही मेट, वह मिला, विद से, एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना से, यस्टरडे कल, यानी कि उसकी कल दुर्घटना हो गई। अब आप हिंदी ट्रांसलेशन पे जाएंगे तो हो गई कि आप लगाएंगे, जो ना ही हैपन लगनी है और ना ही बिकम लगनी है, वहां पे मीट लगनी है जिसकी सेकेंड फॉर्म मेट। या फिर आप इसकी जगह पे गेट लगा सकते हैं, सेकेंड फॉर्म गॉट। तो आप करेंगे ही गॉट, तब विद नहीं लगेगा, एन एक्सीडेंट यस्टरडे, कल उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो इसका अर्थ ये है कल उसका एक्सीडेंट हो गया था या कल उसकी दुर्घटना हो गई थी। चाहे आप मेट से बनाएं चाहे गेट की गॉट से बनाएं, बस जब गॉट से बनाएं तो विद ना लगाएं। और ये सेंटेंस आपको बोलना ही होता। हर दूसरे दिन तीसरे दिन हम लोग कहीं ना कहीं के किसी ना किसी दुर्घटना की, एक्सीडेंट की बात करते हैं और सेंटेंस हमसे नहीं बनता। आई होप सो कि अब आपसे बनेगा, आपकी कम्युनिकेशन में एक अहम रोल अदा करेगा ये सेंटेंस। नाउ सी द नेक्स्ट, योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन। देखो समवन किसी, ऑफ की, मुझे, रिमाइंड्स याद दिलाती है, योर फेस चेहरा, तुम्हारा चेहरा मुझे किसी का याद दिलाता है। इसका हिंदी अर्थ ये हुआ, लेकिन कहने में आप दूसरे शब्द भी यूज करते हैं अपनी हिंदी कम्युनिकेशन में, जैसे तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा। अब ये सेंटेंस जो तुमने कहा कि तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लग रहा, ट्रांसलेशन करो, एक नया नमूना बनाओ। जबकि सिंपल का है क्या, योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन, या फिर हमने तुम्हें कहीं देखो है। अब हमने तुम्हें कहीं देखा है, इसकी भी ट्रांसलेशन तो फिर हो ही जाएगी। ट्रांसलेशन तो तुम हिंदी में जब कुछ बोलोगे तो ट्रांसलेशन तो होगी ही होगी, पर इंग्लिश एक्सप्रेशन देखो कि अंग्रेज ऐसे बात करते हैं। अंग्रेज जिस तरह से बात करते हैं, आपको अपनी कम्युनिकेशन में उनकी कम्युनिकेशन में तालमेल बिठाना पड़ेगा।
तो तालमेल बिठाकर और उनके एक्सप्रेशंस को पहचान कर उसी वे में अंग्रेजी सीखनी है, ना कि ट्रांसलेशन करनी। ट्रांसलेशन करेंगे तो एक बवंडर पीछे पड़ जाएगा। बवंडर जानते, बवंडर, वो जब गर्मियाँ लपट चलती है तो उन दिनों में देखा आपने कैसे धूल मिट्टी, तो वो बवंडर उसमें जो फंस जाता है, कोई कीड़ा पतिंगा यहाँ तक कि कागज पन्नी, तो वो निकल नहीं पाते। वैसे ही जब हम लोग बवंडर में फंस जाते हैं तो फिर नाउ सी द नेक्स्ट। लिखा है आई विल, शॉर्ट में इस तरह से आप लिखेंगे। इन शॉर्ट तरीके को हम स्लैंग वर्ड्स कहते हैं। आई विल पढ़ेंगे कैसे? आइल, आइल हैव टू स्टडी हार्ड टू पास। पास होने के लिए, सफल होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जब मजबूरी प्रकट की जाती है, यही हैव का एक अगली कैटेगरी का रूल है। जब मजबूरी प्रकट की जाती है तो उसी हैव के साथ टू बढ़ जाता है। नहीं, वो अलग थी। हैव के साथ जब टू बढ़ जाएगा, और टू बढ़ेगा तभी तो वर्ब आएगी। तो जब टू बढ़ जाए तो मजबूरी प्रकट की जा रही है उसमें। तो ये यूजेस अलग हैं जो हमने यहाँ पर बताए थे। इसमें टू बढ़ जाने पर अलग है। अब क्या है देखो, आई विल हैव टू स्टडी हार्ड टू पास। मुझे पास होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मजबूरी है मेहनत करना, अगर मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होगे। आई हैव टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ता है, मजबूरी। शी हैड टू हेल्प हिम, उसे उनकी मदद करनी पड़ी, मजबूरी प्रकट की। तो जब हैज हैव के साथ टू लग जाता है तो मजबूरी प्रकट करने वाला वाक्य होता है, जिसमें पढ़ता पढ़ती पढ़ते इस तरह से शब्द आते हैं, मजबूरी प्रकट की जाती है। तो इसका अर्थ हुआ कि पास होने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। फ्यूचर में चला गया, विल हैव टू हो गया। जैसे हैज़ हैव होता, पास्ट हैड होता, फ्यूचर में विल हैव और शैल हैव हो जाता। लेकिन जब वो मजबूरी वाला होता तो सब में टू लग जाता। हैज़ टू हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, मजबूरी प्रकट हो गई। नाउ सी द नेक्स्ट। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक फ्रेज की तरह है। अंडरस्टूड, गॉट इट। अब कब बोला जाता? शॉर्ट में कर दिया गया। आपको मैंने कोई बात समझाई और आपसे पूछा समझ गए, तो हम बोलेंगे आपसे अंडरस्टूड या फिर गॉट इट। मॉडर्न इंग्लिश में अंडरस्टूड की जगह पर गॉट इट बोला जा रहा। गॉट इट, अंडरस्टूड, समझ गए, बात समझ में आई। ये इसके एक्सप्रेशन है। पढ़ाया और आपसे पूछा समझ में आ गया, तो हम आपसे कहेंगे गॉट इट, अंडरस्टूड। जबकि पूरा क्या है? पूरा ये है हैव यू अंडरस्टूड, हैव यू गॉट इट। लेकिन वही बात जो प्रीवलेंट है, जो प्रचलित है, हमें वही सीखना है। तो प्रचलित इतना ही है कहना। तो आपको कभी भी किसी से पूछना है कि समझ गए, बात समझ में आ गई, तो आप सिंपली कहेंगे गॉट इट। वही वाला इजी, वही कह लेना। नाउ सी द नेक्स्ट। शी हैड कम हेयर इमीडिएटली। इमीडिएटली की जगह पर आप एट वंस भी कह सकते हैं। वह यहां तुरंत आई। सिंपली, कोई स्पेशल सेंटेंस नहीं है उसमें। इमीडिएटली और एडवांस का मतलब होता है तुरंत या शीघ्र। इसी वर्ड के लिए हमने आपको ये सेंटेंस लिखाया था। नाउ सी द नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट। नॉट टू वरी, नथिंग टू वरी। परेशान मत हो, चिंता करने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है, घबराओ मत। जब भी इन सारी बातों को आपको अंग्रेजी में कहना है तो आप क्या कहेंगे? नॉट टू वरी, नथिंग टू वरी। फिर ये भी आप यूज कर सकते हो, देखो ये नीड लेस टू वरी, नीड नॉट टू वरी। चारों एक्सप्रेशन आप सामने वाले को सांत्वना देने के लिए, ना डरने के लिए आप यूज कर सकते हैं। ही हैज जस्ट गॉन या फिर लेफ्ट। जस्ट के लग जाने पर इसका अर्थ हो गया वह अभी अभी, दो बार, वह अभी अभी गया है, वह अभी अभी तो गया है। तो आप क्या कह सकते हैं? ही हैज जस्ट गॉन। गॉन हटा दें, आप उसकी जगह लगा सकते हैं लेफ्ट। ही हैज जस्ट लेफ्ट।
he has just left. Now see the next. What's the conflict? What's the dispute? Conflict और dispute, झगड़ा, फसाद. जब कहीं पे झगड़ा फसाद हो रहा और वो झगड़ा फसाद आप पूछना चाह रहे हैं तो आप क्या पूछोगे? भाई झगड़ा क्या है, क्या फसाद हो गया, लड़ाई किस बात की है, आपको ये बात पूछनी है तो आप क्या कहेंगे? व्हाट्स द कन्फ्लिक्ट, व्हाट्स द डिस्प्यूट, आप ये कहेंगे. नाउ सी द नेक्स्ट. आई एम शॉर्ट. इस शॉर्ट के ऊपर आप सेंटेंसेस को समझें. शॉर्ट छोटा होटा कुछ नहीं है, कमी. शॉर्ट से यहां पर क्या आशय है? कमी. आई एम शॉर्ट बाई 20 रुपीज. मेरे पास 20 रुपए कम है. सोचो कितना सेंटेंस सेंसिबल है. आई एम शॉर्ट बाय 20 रुपीज. मेरे पास 20 रुपए कम है. तो कभी भी आपको कितने भी पैसे बताना है, बताना मेरे पास कुछ किताबें कम हैं, आपको बताना है कि मेरे पास कपड़े कम हैं, कुछ भी कम बताना है आप इसी अंदाज में बताएंगे. आई एम शॉर्ट बाय 20 रुपीज, बाय 1000 रुपीज, बाय 1 लाख रुपीज. कपड़े कम हैं, आई एम शॉर्ट बाय क्लॉथ्स. मेरे पास किताबें कम हैं, आई एम शॉर्ट बाय बुक्स. समझ गए? और पैसे की कमी है ये कहा तो बाय की जगह ऑफ तब लगाएंगे. आई एम शॉर्ट ऑफ मनी. आप कहें कि आजकल मेरे पास पैसे की कमी है तो आप कहेंगे नाउ डेज, आजकल नाउ डेज. आई एम शॉर्ट ऑफ मनी, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी. ये रट्टा मारें और फिर लेक्चर्स के माध्यम से आप सुने कि किस सेंटेंस को किस प्रकार से हम बोलते हैं, उसका एक्सप्रेशन देते हैं, उसका फ्लो कैसा है. क्योंकि बताने में फ़र्क होता है. जब आपके सामने लेक्चर में इन सेंटेंसेस को यूज़ करेंगे तब फ्लुएंसी में, एक्यूरेसी में और एक्सेंट में, प्रोनाउंसिएशन में तब क्लियरिटी और प्योरिटी आएगी. नाउ सी द नेक्स्ट. डोंट आस्क. चलिए हम चर्चा करते हैं आस्क पर. ये आस्क, आस्क का मतलब आपने याद कर रखा, आस्क मीन्स पूछना, जबकि आस्क का मतलब पूछना, मांगना, कहना भी होता है. अब यहां पर है मांगना. डोंट आस्क एनीबडी फॉर एनीथिंग. कभी किसी से कोई चीज मत मांगो. अब तुम तो हिंदी निकालोगे, किसी से कुछ मत पूछो. अगर ऐसा भी पूछना है तब भी यही बोलेंगे आप, कभी किसी से कुछ मत पूछो. डोंट आस्क एनीबडी फॉर एनीथिंग. कभी किसी से कुछ मत मांगो तब भी यही कहेंगे आप. डोंट आस्क एनीबडी और क्या है? फॉर एनीथिंग. हैव यू गॉट इट? देखो यही वाला हमने बोला पूरा करके कहाँ चला गया? हैव यू गॉट इट? जिसे हम शॉर्ट में कह सकते थे गॉट इट. नाउ सी द नेक्स्ट. विच इज द बेस्ट शर्ट. ये सेंटेंस आप रट्टा मार लो. हमसे हमेशा हमारी पसंद पूछी जाती है. तुम्हें शर्ट का सबसे अच्छी कौन सी लगती, तुम्हें किताब कौन सी अच्छी लगती, तुम्हें हीरो कौन सा सबसे अच्छा लगता, तुम्हें हीरोइन कौन सी पसंद है, तुम्हें अपने कौन से सर सबसे ज़्यादा अच्छे लगते, तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता. तो तुम्हारी पसंद पूछी जाती और उन सारी पसंदों को पूछने के लिए आप ये वाला फॉर्मेट यूज़ करेंगे. व्हाट इज़ द बेस्ट शर्ट, सॉरी विच इज़ द बेस्ट शर्ट, विच इज़ योर बेस्ट बुक, विच इज़ योर बेस्ट हीरो, विच इज़ योर. अच्छा बेस्ट या फेवरेट भी यूज़ कर सकते हो, फेवरेट भी लगा सकते हो. लेकिन यहाँ पर विच इज़ द बेस्ट शर्ट, यहाँ पर रखी हुई शर्ट हैं उनमें से सबसे अच्छी वाली पूछी गई है. लेकिन ये सेंटेंस आपको याद कर लेना है और दो सेंस में पूछा जाएगा. एक तो जो भी सामने मौजूद है उसमें अच्छा शर्ट है तो सबसे अच्छी शर्ट कौन सी है? विच इज़ द बेस्ट शर्ट, तो ये वाली, दिस वन, ये वाली, दिस वन, वो वाली, दैट वन. बात समझ गए? ये वाली, दिस वन, वो वाली, दैट वन. और अगर कोई और चीज़ है, कौन सा घर अच्छा है, तो आप क्या यहाँ पर हो जाएगा शर्ट की जगह पर हाउस. विच इज़ द बेस्ट हाउस, विच इज़ द बेस्ट बुक. दूसरे प्रकार से कैसे पसंद पूछी जाती, जैसे हीरो पूछा आपका फेवरेट पसंदीदा हीरो कौन सा है,
तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, अगर लिविंग थिंग है तो आपको विच की जगह पे हु कर देना है। हु इज़ योर फेवरेट हीरो, हु इज़ योर फेवरेट टीचर। अब बुक पे आ गए तो फिर विच पे आ जाएंगे, विच इज़ योर फेवरेट बुक, विच इज़ योर बेस्ट बुक, तुम्हारी सबसे अच्छी किताब कौन सी है। हैव यू गॉट इट? नाउ सी द नेक्स्ट एंड लास्ट, माई अंकल ब्रॉट मी अप। देखिएगा ये जो ब्रॉट अप बना है ब्रिंग अप से, सेकेंड फॉर्म ब्रॉट अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालना पोसना, देख रेख करना, पाल पोस के बड़ा करना। माई अंकल ब्रॉट मी अप, मेरे अंकल ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया या पाला पोसा। हैव यू गॉट इट? तो गाइस ये थे डेली यूज इंग्लिश के सेंटेंसेस और फ्रेसेस जो कि आपके लिए डेली बेसिस पर यानी कि बहुत ही ज़्यादा रगड़े जाने वाले सेंटेंसेस हैं। सो गाइस प्लीज़ इनको अच्छे तरीके से याद कर लें और अपनी रोज़मर्रा की कम्युनिकेशन में शामिल करना सीखें। मैं सैयद मोहम्मद आबाद अली, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई चैनल यूट्यूब का।